वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं डेंटल हेल्थ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं अभी बात करने के लिए हमारे पास बच रही हैं और उस पर बात करने के लिए अब हमारे पास है डॉक्टर हसनैन सकरानी, कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट हैं अल्तमश इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल मेडिसिन में। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, हमने अभी तक थोड़ी सी कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री को बिल्कुल भी टच नहीं किया और तो भी इट्स ऑल रिलेटेड टू कॉस्मेटिक। हम एस्थेटिकली एक प्लीजिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्थो ट्रीटमेंट और भी चीज़ें आती हैं उसके अंदर। ऑर्थो में सबसे पहले तो आप लोग के जो ब्रैकेट्स लगाते हैं दे आर वेरी अनकम्फर्टेबल, दे लुक वेरी अनकम्फर्टेबल। अजीब सा लगता है कि कोई रोबोटिक सी चीज़ मुंह में लगी हुई है और खैर पेशेंट तो यूज्ड हो जाता है आफ्टर अ वाइल, लेकिन इनिशियली पेशेंट को काफ़ी इसमें इश्यूज आते हैं, हल्का हल्का दर्द भी हो रहा होता है। एवरी टाइम जो पेशेंट की डॉक्टर के पास सिटिंग होती है, जब उसके वो रबर बैंड्स चेंज होते हैं तो पेशेंट को दर्द हो रहा होता है। तो डॉक्टर साहब इन सब सिचुएशंस में आप क्या करते हैं? जो ब्रैकेट्स दे मे लुक अ बिट अनकम्फर्टेबल, लेकिन होते नहीं हैं। शुरू में एक आध दिन पेशेंट को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, पेन नहीं, और उसके बाद पेशेंट एडजस्ट कर जाते हैं विद दोज ब्रैकेट्स। और लॉट ऑफ पेशेंट्स जो है ना वो अपने ब्रेसेस के साथ जो है इतने यूज्ड हो जाते हैं कि जब उनको निकलवाना होता है तो दे फील सैड। So this shows के they are not uncomfortable, and वो जो ब्रैकेट्स बने हुए होते हैं they बहुत हाई टेक इक्विपमेंट पे बने होते हैं, they have rounded ends and stuff like that, तो वो अनकम्फर्टेबल नहीं होते। जहाँ तक सवाल है कि जब ब्रेसेस एक्टिवेशन हो रही है, ओरिंग्स चेंज किए जा रहे हैं, तो स्लाइट डिस्कम्फर्ट इज देयर बट इट्स नॉट पेनफुल। अगर पेनफुल हो तो 12-13 साल के बच्चे ना करवा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तो लिंगुअल ब्रैकेट्स का भी वो आ गया है, लिंगुअल ब्रैकेट्स भी हो रही है, तो वो उनके साथ अच्छा ये होता है कि वो नजर नहीं आ रही होती है, तो वो पेशेंट का लुक भी सही रहता है और उसको सामने से ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं होती। ये कितना इफेक्टिव है? डेफिनेटली हमारी एक इनर नीड है कि वी वांट स्ट्रेट टीथ और नज़र भी ना आए ब्रेसेस, तो उसका एक जो हल है वो लिंगुअल ब्रेसेस है, जिसमें ब्रेसेस अंदर की तरफ से लगाए जाते हैं ताकि वो नज़र ना आए। इसके अलावा एक और तरीका है, इसको हम इनविजिलाइन कहते हैं, जिसमें क्लियर ट्रांसपेरेंट ट्रेज पहनी जाती हैं जिससे जो नज़र नहीं आती और उसके ज़रिए दांतों को स्ट्रेट किया जाता है। डेफिनेटली अब पूरा एज ए रिटेनर भी दी जाती है, एज ए रिटेनर भी एक्टिव ट्रीटमेंट के लिए तौर पर भी दी जाती हैं, इसको इनविजिलाइन कहते हैं। इनविजिलाइन हो जाएं या लिंगुअल ब्रेसेस हो जाएं, ये सब अल्टरनेटिव मोडालिटीज़ हैं जो कि अभी डेवलपमेंट फेज में हैं, एंड बट दे आर इफेक्टिव, एंड आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड चेंज हो रहा है टुवर्ड्स दैट, ताकि ब्रेसेस नज़र भी ना आए और काम भी हो जाए। क्या बात है डॉक्टर साहब, इसी बात पर हम लेते हैं कॉल। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं तनवीर बेग बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहा है? तनवीर बेग। जी तनवीर साहब, कहाँ से? मैं यहाँ कराची से बात कर रहा हूँ। कराची से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने ये इम्प्लांट के बारे में सवाल करना था। ठीक है पूछिए। वो ये कि अभी आप ही प्रोग्राम में मैंने सुना है कि जो मसूड़े की हड्डी होती है ये ज़ाहिर ओवर एज होते तो वीक हो जाती है, तो एक अगर ऑस्टियोपोरोसिस भी अगर किसी को है तो उसके लिए इम्प्लांट क्या सही है? ऑस्टियोपोरोसिस किसी को है तो उसके लिए इम्प्लांट सही है, पूछना चाह रहे हैं? उसमें हड्डियाँ भी ज़ाहिर वीक होती जाती है, बुरबुरी होती है, जैसे कि मसूड़े की हड्डी पे भी इफेक्ट होता है उसका। अच्छा ठीक है, आज हमने इम्प्लांट करा लिया और 2-3 साल में ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, तो इम्प्लांट ढीला होकर गिर गया है ना, उसका क्या मतलब सजेस्ट करेंगे आप उनको क्या नहीं? ठीक है जी, हम आपको अभी बताते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब, ऑस्टियोपोरोसिस वी ऑल नो, जो बोन होती है भुरभुरी होकर गिर जाती है, बहुत वीक हो जाती है पाउडर फॉर्म में, तो ऐसे लोग इम्प्लांट करा सकते हैं? इम्प्लांट के लिए हमेशा एक इवैल्यूएशन की जाती है और बोन का अच्छी हालत में होना बहुत ज़रूरी है। बिफोर बोन की डेंसिटी, बोन की क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर प्लेसिंग एन इम्प्लांट, क्योंकि इम्प्लांट बोन के अंदर ही जाके उसने रुकना होता है और ऑसिफाई होके उसके साथ उससे स्ट्रेंथ लेनी होती है। अगर बोन की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो पेशेंट इम्प्लांट के लिए एलिजिबल नहीं है और फिर हमें फिर ऑल्टरनेटिव मतलब जाना होता है, जैसे कि डेंचर्स, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए इम्प्लांट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट एलिजिबल होते हैं इम्प्लांट्स के लिए, तो सिवाय उस छोटी सी पॉपुलेशन के लिए जिनमें ये प्रॉब्लम्स हों। सही। जिन पेशेंट्स में थोड़ी सी बोन के इश्यूज हैं, कैल्शियम के इश्यूज हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे इशू हैं, उन पेशेंट्स में हम लोग इम्प्लांट थोड़ा कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है, क्योंकि इम्प्लांट के पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि इवैल्यूएशन होती है, अगर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में कोई नहीं आता तो डेफिनेटली इम्प्लांट कॉन्ट्राइंड। वो ये होता है कि मेडिकल जो हमारे कॉलीग्स हैं उनके साथ वर्क करके, बिकॉज मे बी दे आर टेकिंग सम मेडिसिन और उसके साथ वो बोन क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, तो फिर येस हम जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक इवैल्यूएशन प्रोसीजर है और
और उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है कि वेदर इन पेशेंट के लिए इम्प्लांट सूटेबल रहेंगे या नहीं। सूटेबल रहेंगे नहीं। डॉक्टर साहब हमने एक पैकेज बनाया है डेंटल केयर पे, चलिए देखते हैं। चलिए व्यूअर्स चल के देखते हैं वो पैकेज कहीं मिल जाएगा। पैकेज देख के वापस आए, बहुत सारी बातें करनी है। दांत खुदा का दिया गया एक ऐसा अतिया है जिसकी सही हिफाजत की जाए तो कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। सेहतमंद दांत न सिर्फ आपकी शख्सियत को पुरकशिश बनाते हैं बल्कि इससे इंसान का एतमाद भी बेहतर होता है। दांतों का पीलापन, टेढ़ा होना, मुंह से बदबू आना या किसी भी मर्ज में मुब्तला होना इंसान के लिए तकलीफ का बायस भी है और शर्मिंदगी का भी। दांतों की हिफाजत करना सिर्फ अच्छी शख्सियत के लिए ज़रूरी नहीं बल्कि इससे इंसान तमाम उम्र हर तरह के मुंह के अमराज से बचा रह सकता है। खाना खाने के बाद सही तौर से सफाई ना करना मुंह में बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाता है जो खाने के ज़रात से मिलकर दांतों और मसूड़ों को ख़राब करते हैं और बाज़ औक़ात दांतों के गिरने का सबब भी बनते हैं। इसके अलावा यही बैक्टीरिया और दांतों की सफाई ना करना कैविटीज़ बनाने की भी वजह होता है। दांतों की सफाई के लिए जहाँ ज़रूरी है कि दिन में 2 बार कम से कम 3 मिनट तक ब्रश किया जाए, वहीं माउथवॉश और फ्लॉस भी सफाई का बेहतरीन ज़रिया हैं, जिनके इस्तेमाल से न सिर्फ बीमारियों से दूर रहा जा सकता है बल्कि मुंह से बदबू का भी खात्मा होता है। रोज़ाना सफाई रखना, तंबाकू नोशी और पान गुटखे से परहेज़ करना और तकरीबन हर 6 महीने बाद डेंटिस्ट से अपना मुआयना करवाने से दांतों को सेहतमंद रखा जा सकता है। जी व्यूअर्स, अभी आपने डेंटल केयर पे एक पैकेज देखा। पैकेज में एक बात जो उठाई गई वो इसमें ये था कि पान और गुटखा का यूज़ डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। आप किसी को मना भी करते हैं, समझाते भी हैं तो उल्टा हम ही को समझा के चला जाता है कि सब खाते थे, किसी को कुछ नहीं होता। तो मतलब ऐसा लगता है कभी कभी आप दीवार से सर मार रहे हैं कि नहीं समझ आता सामने इनको, और बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे पेशेंट्स को हैंडल करना, बताना कि कितना प्रॉब्लमैटिक है। जब तक वो खुद किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ते, फिर जब वो प्रॉब्लम फेस करते हैं तो फिर बात हाथ से निकल चुकी होती है। तो डेफिनेटली जो ये पान है या गुटखा है, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हमारे ओरल हेल्थ के लिए, हमारे मुंह की सेहत के लिए। इसके अंदर जो छालियाँ डाली जाती है, सबसे पहले जो एक चीज़ मैं बता दूं, इस छालिया से हमारे मुंह में एक प्रॉब्लम डेवलप होता है, इसको हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे खित्ते में मौजूद है, जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका है, ताकि क्योंकि यहाँ पे ही ये छालियाँ इस्तेमाल की जाती है। इसके वजह से हमारे मुंह की ओपनिंग कम होनी शुरू हो जाती है और मुंह में मिर्चें ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो मुंह पूरा बंद हो जाता है। इसे हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। ये आगे ओरल कैंसर का भी बायस बनता है। तो छालिया, पान जो है मुंह में कैंसर और ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की वजह बनती है। इसके अलावा हमारे दांत स्टेन हो रहे हैं, दांतों में ठंडा गर्म लगने के मसले बढ़ रहे हैं, कैविटीज़ बढ़ रही हैं, ये सारे। और इसके साथ साथ आप ये सोचें कि ये जो पान बन रहा है वो कितना हाइजेनिक है, कितने बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं, क्या आपको इससे स्टमक इश्यूज़ नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर हम सोचें तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा वैलिड रीज़न है कि जिसकी वजह से हम पान फिर भी इस्तेमाल करें। सर ये भी तो है ना कि जो लोग ये छालियाँ वगैरह यूज़ करते हैं उससे दांत में फ्रैक्चर लाइंस आ जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्रैक हो जाते हैं, फिर वो छोटी सी चीज़ को खा रहे होते हैं, अरे हमने तो बिस्किट खाया था, दांत टूट के आ गया बिस्किट के साथ। वो बिस्किट का कमाल नहीं होता, वो आपकी छालियों का कमाल होता है। और फिर जब ये फ्रैक्चर लाइंस आ रही थी तो फिर ठंडा गर्म बहुत लगना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा। अगेन बात सेंसिटिविटी, बात जो होती है ना वो सेंसिटिविटी पे आ जाती है, और जहाँ सेंसिटिविटी होती है वहाँ तो हम सबसे पहले सेंसोडाइन रिकमेंड करते हैं। डेफिनेटली जिन पेशेंट को सेंसिटिविटी हो रही है सेंसोडाइन तो वो डेफिनेटली यूज़ करें, लेकिन कॉजेटिव एजेंट उसका मालूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस कॉज को वहाँ से रिमूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना ये इशू बढ़ते पे बढ़ता ही जाएगा। डेफिनेटली इतनी सी फ्रैक्चर लाइनें बढ़ जाएगी, हमने उसे वहीं ट्रीट नहीं किया, रूट कनाल करके सेव नहीं किया, जो भी उसके ट्रीटमेंट मोडालिटी डिसाइड हो वो वैसे। डॉक्टर साहब 2 दफ़ा दिन में ब्रश करना का कॉन्सेप्ट, अब कहते हैं कि सुबह जब आप उठते हैं तो नाश्ते से पहले ब्रश करना यूजलेस, नाश्ते के बाद ब्रश किया जाए और एक ब्रश रात को किया जाए, तो आप क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं इसको लेकर? हाँ, ये कुछ लोगों का ख्याल है कि नाश्ते से पहले करना चाहिए, कुछ का ख्याल है कि बाद में करना चाहिए। आपने ब्रशिंग अच्छे से करनी है, 2 टाइम्स करें आप। और आपकी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं कि हम फ़लाना टूथपेस्ट ले लें और फ़लाना टूथपेस्ट ले लें, लेकिन हम अपनी ब्रशिंग टेक्निक ठीक नहीं करते और ब्रशिंग पे टाइम नहीं देते। 30 सेकंड्स 40 सेकंड में हमें सबसे ज़्यादा जल्दी ब्रश करने में ये ब्रशिंग टेक्निक जो है ना डॉक्टर साहब, सारी गड़बड़ यहाँ से शुरू होती है। इस पे हम बात करेंगे डिटेल में एक छोटी सी ब्रेक के बाद भी, कहीं मिल जाएगा। विल बी राइट बैक।